हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड़ और वापी ज़िले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए लाया हूं एक इम्पॉर्टेंट और एक वेरी यूज़फुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे एंजियोप्लास्टी से रिलेटेड दवाओं के बारे में। बहुत सारे लोग के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। आज उन सभी प्रश्नों का हम उत्तर देंगे, जितने भी चीज़ लोगों के दिमाग में रहते हैं। ज़्यादातर सब क्वेरीज़ को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमने ऑलरेडी पोस्ट एंजियोप्लास्टी रिलेटेड, फॉलोअप से रिलेटेड इशूज़ और मेडिसिन रिलेटेड इशूज़ को कुछ वीडियोज़ में एड्रेस किया है, लेकिन आज का वीडियो डेडिकेटेड सिर्फ मेडिसिन से रिलेटेड इशूज़ पर ही है। और इसमें कुछ क्वेरीज़ हमने और ऐड की हैं जो हमें व्यूअर्स ने पूछा या हमसे दूसरे लोगों ने दूसरे वीडियोस के दौरान पूछा, तो उन क्वेश्चंस को भी हमने ऐड करके आंसर करने की कोशिश की है, ताकि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आपके दिमाग में मेडिसिन से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेरीज जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए। आज का टॉपिक आपके लिए इंटरेस्टिंग और क्लिनिकली यूज़फुल होगा, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एंड तक देखें। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियोस को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से आप हमें इंस्पिरेशन और मोटिवेशन देंगे, ताकि हम ये अच्छा काम फ्यूचर में भी कर सकें और अच्छे वीडियोस आपके कंटेंट आपके लिए लाते रहें। तो आते हैं आज के टॉपिक पर। इश्यूज़ रिगार्डिंग मेडिसिन आफ्टर एंजियोप्लास्टी, ये आज का टॉपिक है। सबसे पहले काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि एंजियोप्लास्टी हो गई, सब हो गया, अब दवा का कितने दिन का कोर्स है। तो एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि एंजियोप्लास्टी के बाद दवा का कोई कोर्स सिस्टम नहीं होता। दवा लाइफ टाइम ही चलेगी। इनिशियली दवा का पर्पज़ ये होता है कि स्टेंट में कोई क्लॉट ना हो जाए, स्टेंट में कोई रुकावट नहीं हो जाए, रिस्टनोस ना हो जाए, उसके चांसेस को कम करना, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करना, बीपी शुगर को कम करना, और हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक की वजह से जो हार्ट का टिश्यू डैमेज हो गया है उसको रिकवर करना, उसको पंप फंक्शन को सुधारना, व्यक्ति की जान जाने की जो चांसेस होती है, जो हार्ट फेलियर की वजह से या धबकारा अनियमित होने की वजह से जो जान जाने का चांस हो जाता है, उसको कम करना, ये सारे पर्पज़ हैं जिसके लिए दवाई लेने की ज़रूरत है। तो ये दवा लाइफ टाइम ही चलेगी, बंद नहीं होगी। शुरुआत के 1 साल थोड़ी ज़्यादा रहेंगी, फिर धीरे धीरे करके कम हो जाएंगी, लेकिन बंद नहीं होंगी। तो ये कॉन्सेप्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना ज़रूरी है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो लोग हमसे बात करते हैं हार्ट अटैक के बाद। एक चीज़ आपको आगे टॉपिक पर जाने से पहले बता दूं कि एंजियोप्लास्टी के बाद शुरुआती कुछ पीरियड में हम दवाइयों का डोजेज को और बीपी और शुगर के लेवल्स को कंट्रोल करने में थोड़ा सा लेस स्ट्रिक्ट रहते हैं। ऐसा होने का रीज़न ये है कि जब पेशेंट हार्ट अटैक के बाद हॉस्पिटल में आता है तो स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इवन नॉन डायबिटिक पेशेंट्स का भी शुगर लेवल कभी 250, 300, 400 इस लेवल तक भी पहुंच जाता है। और ऐसे लोगों को अगर हम ओवर एग्रेसिवली ट्रीट करते हैं और बहुत ज़्यादा मेडिसिन देते हैं और बहुत ज़्यादा उनको दवाइयाँ वगैरह देते हैं, तो डिस्चार्ज के बाद जब व्यक्ति अपना नॉर्मल डाइट खाना पीना चालू करता है, अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल में आता है, चलना फिरना चालू करता है, रूटीन एक्टिविटीज़ करना चालू करता है, तो वैसे टाइम पर उसका शुगर लेवल सडनली कम हो जाता है और हफ्ता 10 दिन के बाद वो सडनली हाइपोग्लाइसीमिया एपिसोड लेके हॉस्पिटल में आता है और उसके रिलेटिव्स भी टेंशन में आ जाते हैं, डॉक्टर्स भी टेंशन में आ जाते हैं, और ऐसे में हार्ट अटैक आने का चांस, स्टेंट थ्रोम्बोसिस होने का चांस भी कई गुना बढ़ जाता है। तो ऐसे केसेस में हमारा शुगर लेवल का कंट्रोल इनिशियल फेज ऑफ एंजियोप्लास्टी में कुछ कंपेरेटिवली लीनियंट रहता है। हम चाहते हैं कि चलिए 150, 200 तक अगर शुगर रहा तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में कम कर लेंगे। लीनियंट का मतलब ये नहीं है कि हम 200, 250 से ऊपर शुगर लेवल्स को जाने देते हैं, पर अप्रॉक्सीमेटली अगर ठीक ठाक लेवल पे 100, 150 तक भी मेंटेन किया तो चलता है। सेकेंडली भी ब्लड प्रेशर के मामले में भी यही है कि अगर हम ब्लड प्रेशर को कोशिश करते हैं कि थोड़ा हायर साइड पे ही रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि हाइपोटेंशन अगर किसी भी व्यक्ति को होता है या सडनली बीपी कम होता है तो चक्कर वगैरह भी आते हैं, दवाइयाँ भी, टॉलरेंस लेवल भी कम हो जाता है और स्टेंट में क्लॉट होने का चांस भी कई गुना बढ़ जाता है। काफ़ी स्टडीज़ ने ऐसा शो किया है कि जो लोग का भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा कम होता है वैसे लोग को स्टेंट में क्लॉट होने का चांस कई गुना बढ़ जाता है। स्टेंट थ्रोम्बोसिस का ज़्यादातर चांस हार्ट अटैक के बाद या एंजियोप्लास्टी के बाद पहले 1 आध महीने सबसे ज़्यादा रहता है। भले ये 1 से 2% चांस है, लेकिन ये 1 से 2% जिनको भी होता है उनका मृत्यु का चांस कई गुना बढ़ जाता है। बड़ा हार्ट अटैक लेके आता है, 30% जान जाने का रिस्क होता है। तो आपको इससे बचना है, इसलिए हम ब्लड प्रेशर लेवल्स को एटलीस्ट 130, 140 के आसपास मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने से ये है कि नलियों के क्रॉस जो परफ्यूजन प्रेशर है वो अच्छी तरह से मेंटेन होता है, नलियों में ब्लड सप्लाई इंप्रूव होता है, नलियों में ब्लड स्टैग्नेट नहीं होता, अटकता नहीं है। लो बीपी रहेगा तो ब्लड अटकेगा, वहाँ पे धीरे धीरे करके नली के थ्रू जाएगा। अगर हाई बीपी रहेगा तो जल्दी से ब्लड क्लॉट उसके थ्रू से, नली के थ्रू से निकल जाएगा, तो क्लॉटिंग नहीं होगी। तो ऐसे लोगों में ब्लड प्रेशर लेवल्स को थोड़ा हायर साइड पे मेंटेन करना ज़रूरी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 200 और 250 ब्लड प्रेशर रखेंगे। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 के ऊपर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। 130 to 150 रहा सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक 80 to 90, 95 रहा तो चलेगा। इससे ज़्यादा नीचे नहीं, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं, अप्रॉक्सीमेटली इस लेवल पर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। हार्ट अटैक के बाद कुछ फेज तक क्योंकि हार्ट का पंप फंक्शन वीक हो जाता है और मायोकार्डियम स्टंट होता है, तो कुछ टाइम तक ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली थोड़ा सा नॉर्मल या लोअर साइड पे होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हार्ट अटैक के बाद ब्लड प्रेशर
पंप फंक्शन इतना ज़्यादा कम हो जाता है कि ब्लड को फोर्सिबली पंप करने की हार्ट की ताकत कम हो जाती है, इसलिए ब्लड को हार्ट ज़्यादा पंप नहीं कर पाता, इसलिए बीपी थोड़ा कम रहता है। धीरे धीरे करके बीपी अपने नॉर्मल लेवल्स पे आ जाता है। ऐसा लगभग 1.5 से 2 महीने के बाद होता है हार्ट अटैक के। तो इसलिए हार्ट अटैक के बाद अगर ब्लड प्रेशर फॉल्सली कम भी है तो भी ये नहीं मान के चलना है कि पेशेंट का वो हाइपरटेंशन की बीमारी क्योर हो गई। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हार्ट का पंप फंक्शन कॉम्प्रोमाइज है, धीरे धीरे करके वो बीपी लेवल्स अपने आप नॉर्मल पे आ जाएंगे। ऑब्वियसली ऐसे लोगों में दवाओं का डोजेज आपको थोड़ा सा कम ही रखना है, नहीं तो बीपी बहुत ज़्यादा अगर कम हुआ तो हार्ट और किडनी को एडवर्सली इफेक्ट कर सकता है, स्टेंट में क्लॉट हो सकता है। तो बीपी और इसका शुगर का कंट्रोल हार्ट अटैक के बाद थोड़े पीरियड तक लीनियंट रखते हैं। अब नेक्स्ट इशू आता है कि लोग कोलेस्ट्रॉल लेवल्स की बात करते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि हार्ट अटैक जो है वो कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम है। कोलेस्ट्रॉल नलियों में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से नलियों में व्यवधान या रुकावट आ जाती है, तो हार्ट अटैक आता है। 80 to 90% पेशेंट्स ऑफ हार्ट अटैक में कोलेस्ट्रॉल एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। तो ज़्यादातर लोग हमें बोलते हैं कि हार्ट अटैक के बाद सब ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं कराया, ब्लड कोलेस्ट्रॉल कितना है, मेरे को जानना है कि मेरे को डिस्लिपिडीमिया है या नहीं। तो हार्ट अटैक के तुरंत बाद जो हम कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग मेडिसिन देते हैं, ये हाई डोज पर ही देते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग मेडिसिन कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को तो कम करती हैं, साथ में प्लाक स्टेबलाइजेशन भी करती हैं, हार्ट अटैक में स्टेंट में क्लॉटिंग का चांस भी कम करती है, हार्ट फेलियर से जान जाने का रिस्क भी कम करती हैं, एंडोथेलियम को स्टेबलाइज करती हैं। तो इसके बहुत सारे पर्पजेज़ हैं। सिर्फ कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने की ज़रूरत है ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जिन लोगों का लेवल कोलेस्ट्रॉल का लो भी रहता है या नॉर्मल भी रहता है, वैसे लोगों को भी हम मेडिसिन देते हैं और वैसे लोगों में भी हमको मेडिसिन देने की ज़रूरत पड़ती है। तो कोलेस्ट्रॉल की दवा वैसे लोगों में भी कंटिन्यूसली ही चलेंगी, भले पेशेंट का ब्लड प्रेशर अगर लोअर साइड पे भी है, बट पेशेंट का अगर कोलेस्ट्रॉल अगर लोअर साइड पे भी है तो भी हमको उनको मेडिसिन देना पड़ता है। तो ऐसे टाइम पे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को चेक कराने का भी ज़्यादा मतलब नहीं है, और अगर ऑब्वियसली ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ज़्यादा आ रहा है तो हमें और ज़्यादा अग्रेसिवली उनको ट्रीट करने की ज़रूरत पड़ती है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर बहुत ज़्यादा लोअर साइड पे और एलडीएल लेवल्स अगर बिल्कुल 30 से भी नीचे अगर आ रहे हैं, स्टैंडर्ड हार्ट अटैक के पेशेंट में हम एलडीएल लेवल 70 का टारगेट करते हैं, पर अगर एलडीएल लेवल 30 से भी नीचे है तो वैसे केस में हम थोड़ा कम डोज पे दवा देते हैं या कोलेस्ट्रॉल की दवा ना दें, ऐसा भी हो सकता है। एक और बड़ा प्रॉब्लम कोलेस्ट्रॉल वाली मेडिसिन से ये रहता है कि काफ़ी पेशेंट को इससे मस्कुलर पेन्स होते हैं, हाथ पाँव में दर्द वगैरह होता है, हड्डियों में दर्द होता है, बैक पेन होता है, घुटने में दर्द होता है, खासकर कंधे में दर्द होता है। ये सिम्टम लेके काफ़ी लोग आते हैं, खासकर जिनको हम हाई डोज कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन देते हैं। तो ऐसे लोगों में हमको मेडिसिन का डोज कम करना पड़ता है या बंद करना पड़ता है, और बाद में ज़रूरत लगती है तो रीस्टार्ट कर सकते हैं। कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि साहब तकलीफ नहीं है तो भी दवा चालू रखना है। ये दवाओं का पर्पज़ आपकी तकलीफ को कम करना नहीं है, सिम्टोमेटिक रिलीफ इस दवा का पर्पज़ नहीं है। दवा का पर्पज़ ये है कि आपको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम ना आए, आपको फिर से हार्ट अटैक ना आए, फिर से तकलीफ ना हो, दोबारा आप हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक की ग्रस्त में ना आ जाए, इसके लिए आपको जान बचाने के लिए दवा दी जा रही है। इस दवा का कहीं से कहीं तक आपके दर्द को कम करना या फीवर को कम करना या पेन को कम करना, ये सब इनका पर्पज़ नहीं है। तो ये सिंपल इनका कोई कोर्स नहीं है। आपको तकलीफ नहीं भी है तो भी आपको लॉन्ग टर्म तकलीफ ना है, इसके लिए आपको दवा लेते रहना है। अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, इससे इसका कोई ज़्यादा संबंध नहीं है। कुछ लोगों में पूछते हैं कि कोई नॉन कार्डियक बीमारी के लिए अगर मेडिसिन चल रही है क्या, जैसे किसी को अगर बीपी शुगर का कोल्ड कोई और प्रॉब्लम है तो उसके लिए मेडिसिन लेना है कि नहीं। बीपी की मेडिसिन और शुगर की मेडिसिन हार्ट के डॉक्टर से भी आप डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि हार्ट की ज़्यादातर मेडिसिन जो है जो पंप फंक्शन सुधारती है वो ब्लड प्रेशर लेवल्स को कम करती हैं। ब्लड प्रेशर लेवल्स को कम करती है तो डेफिनेटली इसके अलावा बाकी जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है उसको आपको लेने की ज़रूरत ज़्यादातर नहीं पड़ती है। जो हार्ट फेलियर के पंप फंक्शन सुधारने की मेडिसिन है उनसे ही काम चलाने की कोशिश की जाती है। सिमिलरली हार्ट फेलियर में पंप फंक्शन सुधारने के लिए एक SGLT2 इनहिबिटर्स भी दिया जाता है, ये शुगर लेवल्स को भी कम करता है। हालांकि ये नॉन डायबिटिक लोगों में भी USFDA अप्रूव्ड है पंप फंक्शन सुधारने के लिए, तो इसलिए दिया जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर आपको ऑलरेडी शुगर की मेडिसिन चल रही है तो आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस कर लीजिए कि ओवरडोज तो नहीं हो जाएगा, तो आपको कौन सी दवा उसके बदले कम करनी है, बदलनी है, इंसुलिन का डोज कम करना है, वो आपको डिस्कस करना आवश्यक है। बाकी जो भी कॉफ कोल्ड वगैरह की दवाइयाँ हैं वो आप ले सकते हैं। पेन किलर्स आपको अवॉइड करना चाहिए। पेन किलर्स में खासकर जो NSAID ग्रुप की मेडिसिन है वो आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हार्ट और किडनी पर दुष्प्रभाव करती है, हार्ट अटैक आ सकता है। इसलिए आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन ये ग्रुप की मेडिसिन आपको अवॉइड करनी चाहिए। अगर पेन हो भी रहा है तो पैरासीटामोल आप सेफली ले सकते हैं, फीवर वगैरह के लिए भी पैरासीटामोल ले सकते हैं। एक और सवाल जो काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या हम लो कॉस्ट मेडिसिन या जेनरिक मेडिसिन जो आती है वो ले सकते हैं कि नहीं। जेनरिक मेडिसिन के इशू को मैंने एक सेपरेट वीडियो में एड्रेस किया है, वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। पर एज अ कार्डियोलॉजिस्ट मैं अपने पेशेंट्स को एटलीस्ट हार्ट अटैक के पहले 1 साल जेनरिक मेडिसिन लेना एडवाइस नहीं करता हूँ। उसका रीज़न ये है कि हार्ट अटैक के बाद
जब लोग जेनरिक दवाइयाँ लेते हैं तो कई बार जेनरिक दवाइयों की कॉस्ट तो भले कम होती है, लेकिन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होने का चांस उनमें हो सकता है, क्योंकि ये मेडिसिन का ऐसा रहता है कि इनके स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे हो या नहीं कोई ज़रूरी नहीं है। जेनरिक अगर अच्छी कंपनी का अवेलेबल है तो आप उसको ले सकते हैं, पर अगर कोई ख़राब कंपनी है, कोई लोकल कंपनी है जिसका क्वालिटी एश्योरेंस नहीं है, तो उसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स जो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं ज़्यादातर वो स्टैंडर्ड ब्रांड्स की दवाइयाँ रहती है। उसमें डॉक्टर को मन में वो रहता है कि ये दवाई आपको दे रहा है तो असर करेगी, इसका एक कॉन्फिडेंस लेवल रहता है। लेकिन जेनरिक दवाइयाँ क्या है, दुकानदार पर डिपेंड करती है। आप बोलते हो प्रासुगल जो भी है दे दो, आइकोस्प्रिन जो भी है या क्लोपिडोग्रेल जो भी कंपनी का है वो दे दो। अब वो कोई भी कंपनी के जेनरिक में दुकान वाला आपको घूम फिर के वही दवाई देगा जिसमें उसको मार्जिन ऑफ प्रॉफिट सबसे ज़्यादा रहेगा। उसको स्टैंडर्ड से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसको तो प्रॉफिट मार्जिन से लेना देना, उसको दुकान चलानी है। डॉक्टर्स के लिए ऐसा होता है कि क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर होती है। अगर आपका स्टेंट बंद होता है, अगर आपको हार्ट अटैक आता है या अगर आपकी कंडीशन बिगड़ती है, आपका हार्ट फेलियर नहीं सुधरता है, तो ब्लेम डॉक्टर पे आता है। भले दवा ने भी रिएक्शन किया हो या दवा ने भी असर नहीं किया हो, फिर भी अगर स्टेंट क्लॉट आता है तो भी आपको डॉक्टर पर ही ब्लेम आता है। इसलिए डॉक्टर्स यूजुअली ऐसे केस में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर की है। तो वैसे केस में डॉक्टर भले महंगी दवा लिखे कि सस्ती दवा लिखे, जो ऑल्टरनेटिव आपको लिखे, लेकिन वो एट द एंड ऑफ द डे कोशिश यही करेगा कि आपको बेस्ट क्वालिटी का ट्रीटमेंट मिले, और जितना दवा का डोज आपको दे रहा है दवा उतनी ही असर करे, क्योंकि दवा से रिलेटेड भी जो साइड इफेक्ट होगा वो भी डॉक्टर को ही झेलना पड़ता है और उसको भी मैनेज करना मुश्किल पड़ता है। और ये मान के चलिए, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि कई बार इनको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। हम स्टैंडर्ड डोज दवा का दे रहे हैं, वो दवा में अगर प्रॉब्लम है या पेशेंट की इफेक्ट बॉडी में उसको एक्सेप्ट करने की क्षमता कम है, कैसे पता चलेगा? अगर मैं एक व्यक्ति को 10 मिलीग्राम प्रासुगल का दे रहा हूँ, वो पेशेंट की रिक्वायरमेंट 5 मिलीग्राम की है या दवा 15 मिलीग्राम जितना असर कर रहा है उसके वजह से ब्लीडिंग हो गई, ये कैसे पता चलेगा? वो तो कोई टेस्ट करने का तरीका है नहीं। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर 10 मिलीग्राम दिया और 10 मिलीग्राम जितना ही असर कर रहा है तो डेफिनेटली पेशेंट का टॉलरेंस लेवल कम है, तो नेक्स्ट टाइम हम उसको 5 मिलीग्राम का करके देंगे। पर अगर पेशेंट इस तरह की जेनरिक ब्रांड्स चेंज करता रहता है तो कई बार क्या होता है, दवा कम असर करती है, कभी ज़्यादा कर सकती है, कभी साइड इफेक्ट हो जाता है, कभी ब्लीडिंग हो जाती है, कभी क्लॉटिंग हो जाती है, और डॉक्टर्स को उसको स्टडी करना, मैनेज करना बहुत मुश्किल पड़ता है। और कई बार ये साइड इफेक्ट्स इतने डेंजरस भी हो सकते हैं कि जान का खतरा हो सकता है, खासकर हार्ट अटैक के पहले 1 साल में। तो इसलिए हम अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि हार्ट अटैक के पहले 1-2 साल एटलीस्ट जेनरिक मेडिसिन नहीं लें। जेनरिक दवा में आप 1 साल में मैक्सिमम 10 से 15 हज़ार बचाएंगे, लेकिन हार्ट अटैक के बाद एक बार भी अगर आपकी कंडीशन बिगड़ी और आपको भर्ती करने की ज़रूरत पड़ी तो 10-15 हज़ार तो एक ही बार में निकल जाएगा। मैं तो सिंपल यही कहता हूँ कि पहले 1-2 साल मत कीजिए, क्योंकि हार्ट अटैक के बाद जितने लोगों की मृत्यु होती है, हॉस्पिटलाइजेशन होता है, तकलीफ होती है, पहले 1-2 साल में ही होती है। तो जो दवा से भी फ़ायदा मैक्सिमम होना है पहले 1-2 साल में ही होना है। उसके बाद दवा खाली मेंटेनेंस के हिसाब से रहती है, थोड़ा बहुत फ़ायदा करती है, लेकिन उतना फ़ायदा नहीं करती है जितना पहले 1 साल में कर सकते। तो इसलिए पहले 1 साल में एज़ फार एज़ पॉसिबल, अनलेस पेशेंट की हालत इतनी ख़राब है कि वो दवा बिल्कुल ही बंद कर देगा, तो फिर ऑब्वियसली कुछ नहीं दवा लेने से तो बेटर है कि कुछ दवा लेता रहे। तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि ठीक है भैया ले लो, लेकिन अगर ज़रा भी वो अफोर्ड कर सकता है तो डेफिनेटली हम उसको सलाह नहीं देते हैं कि वो जेनरिक मेडिसिन ले या लो कॉस्ट मेडिसिन ले। एटलीस्ट स्टैंडर्ड ब्रांड की लेना भी तो स्टैंडर्ड ब्रांड्स की ले जिनका मार्केट में रेप्यूटेशन है, क्योंकि रेप्यूटेशन कंपनी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। पर ख़राब कंपनी का आप ले रहे हो जिसका आपको भी नाम नहीं पता है, तो डेफिनेटली उसका रेप्यूटेशन अच्छा नहीं होगा, तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ही आपको मिलेगी। सपोज़ अगर पेशेंट को एंजियोप्लास्टी के बाद सिग्निफिकेंट कोई ब्लीडिंग हो जाती है या कोई दवा से रिलेटेड साइड इफेक्ट हो जाता है, तो आपको आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करना है। कोई भी साइड इफेक्ट हो तो डॉक्टर दवा के डोज को एडजस्ट करके मैनेज करेगा। दवाओं को डेली बेसिस पे ही लेना है, दवा के साथ एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने हैं कि सुबह लिया कभी शाम को नहीं लिया, शाम का लिया कभी सुबह का नहीं लिया, ऑल्टरनेट डेज ले रहे हैं, कभी 2 दिन छोड़ के ले रहे हैं, वैसे एक्सपेरिमेंट्स नहीं करना है। हर दवा का एक डोजिंग पैटर्न रहता है। इसके साथ अगर आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि आज लिया आज नहीं लिया, तो डोजेस फ्लक्चुएट होता रहेगा और अलग अलग दिन पे बॉडी में अलग अलग ड्रग्स का लेवल रहेगा और आपको तकलीफ आना ऑलमोस्ट तय है। तो वैसे केसेस में दवाओं के साथ एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। अगर दवा से रिलेटेड कोई साइड इफेक्ट हो रहा है तो डेफिनेटली आपके डॉक्टर्स के साथ डिस्कस कीजिए। अगर किसी को हार्ट अटैक के बाद ब्लड थिनिंग मेडिकेशन देते हैं, उससे ब्लीडिंग होती है, तो ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस को तुरंत आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस कीजिए कि किस लेवल की ब्लीडिंग है। अगर स्किन वगैरह में ब्लीडिंग है तो उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, नाक से ब्लीडिंग वगैरह हो रही है उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, पेशाब में मोशन में अगर थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो रही है तो चलेगा। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, पेशेंट का बीपी कम वगैरह हो रहा है, तो तुरंत हॉस्पिटल में जाइए। ब्लड थिनिंग मेडिकेशन को टाइम बीइंग के लिए बंद कर दीजिए। उसमें भी अगर हार्ट अटैक के बाद पहला 1-2 महीना ज़्यादा क्रूशियल रहता है, जहाँ ये ब्लड थिनिंग मेडिकेशन आप 1 आध दिन भी बंद करते हैं तो जोखम हो जाता है। 4-6 महीना या 1 साल हो गया है, अगर हार्ट अटैक को और स्टेंट लगे 1 आध साल हो गया है, तो फिर इतना दिक्कत नहीं आता, क्योंकि तब तक स्टेंट के ऊपर एक एंडोथेलियम की लेयर जम जाती है जो कि स्टेंट को क्लॉट होने नहीं देती है। तो स्टेंट क्लॉटिंग का चांस 1 आध साल के बाद काफ़ी कम हो जाता है। अगर आपको कोई कारण से कोई सर्जरी वगैरह भी करवानी है और ब्लड थिनिंग मेडिकेशन अगर बंद करनी है, तो रिकमेंडेड ये है कि दवा को
बंद ना करें, और अगर फिर भी इमरजेंसी सर्जरी है, ज़रूरी सर्जरी है, तो 1 साल तक अगर उसको पोस्टपोन कर सके तो अच्छा है। ज़रूरी सर्जरी है तो फिर रिस्क लेके करना पड़ता है, लेकिन उसमें थोड़ा जोखम बढ़ जाता है, स्टेंट में क्लॉट होने का रिस्क बढ़ जाता है, जान जाने का रिस्क बढ़ जाता है। तो वैसे केस में अगर आपको कोई सर्जरी अगर आप करवा रहे हैं तो मजबूरी है तो उसको पहले 6 या 1 महीने या 1 साल के अंदर शेड्यूल करना चाहिए। अगर काम चल सकता है, बात टल सकती है, तो 1 आध साल, जैसे कैटरेक्ट का सर्जरी है, दांतों का सर्जरी है, ऐसा कोई भी गैर ज़रूरी सर्जरी है जिसका 6-7 महीने टलने से व्यक्ति की जान पर फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको टाले तो अच्छा है। कोई जॉइंट की सर्जरीज़ है, जो इमरजेंसी सर्जरीज नहीं है, उनको आप टाले तो अच्छा है। जो इमरजेंसी सर्जरीज है जिसमें ऐसा है कि साहब अभी सर्जरी नहीं करोगे तो मर जाएगा आदमी, तो करना पड़ेगा, फिर तो जो जोखम है एक्सेप्ट करके करना पड़ेगा। पर जो नॉन इमरजेंसी सर्जरीज है जिनको 6 महीने टालने से व्यक्ति अपाहिज नहीं हो जाएगा, मृत्यु नहीं हो जाएगी, तो उनको टालें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जिन लोगों को बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह का मेडिसिन चल रहा है, आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करना चाहिए कि कौन सी मेडिसिन लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, किस दवा को कितने डोज पे लेना है, वो एडजस्ट करके आपको डॉक्टर्स देंगे और उसको फिर उस हिसाब से आपको फॉलो करना है। कम ज़्यादा डोजेज अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। अब कंप्लायंस रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। कई लोग को मेडिसिन को कंप्लायंस रखने में या कंटिन्यू लेते रहने में दिक्कत आती है। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि लोग दवा कई बार लेना भूल जाते हैं। तो उसका सबसे अच्छा और आसान तरीका ये है कि मेडिसिन के लिए एक रिमाइंडर अलार्म वगैरह सेट कर लीजिए और कंटिन्यूसली डेली वो अलार्म बजेगा तो आपको रिमाइंड करता रहेगा। अगर आपका एक आध डोज मेडिसिन का मिस कर जाते हैं तो उसके बाद जब आपको याद आए वो ले लीजिए। कोशिश कीजिए कि 24 घंटे से ज़्यादा का गैप दवा में ना हो, क्योंकि ज़्यादातर दवाइयों का 1 या 2 दिन तक असर रहता है। तो अगर उसके बियॉन्ड आपका दवा में गैप हो गया तो दवा का असर कम हो जाएगा। कभी कभी कुछ मेडिसिन के लिए ये भी रिकमेंडेड रहता है कि जब अगर 2-3 दिन का गैप हो गया तो वापस जब आप लें तो 2-3 दिन की टैबलेट एक साथ में ले लें। खासकर ब्लड थिनिंग मेडिकेशन में से एक लोडिंग डोज कहते हैं कि ब्लड में एक उसका लेवल जल्दी बन जाता है तो असर थोड़ा जल्दी हो जाता है। पर ये लोडिंग डोज के लिए भी मैं आप पर जिम्मेदारी नहीं छोड़ना चाहूँगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के साथ डिस्कस कर लीजिए लोडिंग करने की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि खासकर ब्लड थिनिंग मेडिकेशन में इसकी ज़रूरत होती है। पर बाकी बीपी वगैरह के मेडिसिन में, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन में और शुगर वगैरह की मेडिसिन में ऐसा लोडिंग मत करिए। ऐसा नहीं है कि आपने 3 दिन तक शुगर की मेडिसिन नहीं ली और शुगर बढ़ गया तो आपने 3 दिन का मेडिसिन एक साथ ले लिया। या बीपी में भी यही है कि बीपी की आपने मेडिसिन मिस की तो 3 दिन का दवा एक साथ में ले लिया। उनका जो स्टैंडर्ड डोज है उस दिन का वही आपको लेना है। ये ब्लड थिनिंग मेडिकेशन में ज़रूरी है, पर ये भी 3-4 दिन का डोजेज एक साथ में लो। मतलब 75 मिलीग्राम के बदले 300 मिलीग्राम तक का डोज क्लोपिडोग्रेल का लो या एस्पिरिन का 75 के बदले 325 लो तो एक बार में चलेगा। पर 10 दिन का गैप हो गया कि 1 महीने का गैप हो गया, वो आप इकट्ठे लोगे और 50 ग्राम खा जाओगे, वैसा नहीं करना है, न तो मृत्यु हो जाएगी। तो वैसा नहीं करना है। अगर आपका कोई डोज मिस भी हो गया है तो या तो सेम डोज पे ही कंटिन्यू रख ली तो भी चलेगा। एंटीप्लेटलेट में 2-4 टैबलेट्स अगर एक साथ में लेंगे तो एक बार में तो चलेगा, लेकिन फिर भी वो आप अगर प्रॉपरली उसको मैनेज कर सकते हैं तो ही करिए, नहीं तो मत करिए। आप गलती करेंगे उसमें और फिर प्रॉब्लम होगी तो ज़्यादा दिक्कत होता है। इसलिए अगर ज़्यादा दिन का गैप हो गया है तो आपके एक बार डॉक्टर के साथ डिस्कस कर लीजिए कैसे उसको मैनेज करना है। एज़ फार एज पॉसिबल गैप होने मत ही दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, कि उसमें दिक्कत बहुत आ जाती है। कई बार लोग ऑल्टरनेट डे मेडिसिन लेते तो मेडिसिन का कर्व फ्लक्चुएट होता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। बॉडी का भी मेटाबॉलिज्म उस हिसाब से ऊपर नीचे जाता है और बॉडी को दवा के साथ एडजस्ट करने में और हैबिचुएट होने में का टाइम ही नहीं मिलता है। तो इसलिए ऑल्टरनेट डेज के हिसाब से दवा को वो नहीं करना है। अगर कोई दवा से साइड इफेक्ट लग भी रहा है तो उसको बंद करने से पहले या डोज डिस्कस करने से पहले डॉक्टर्स मैनेज करने से पहले डॉक्टर से डिस्कस कर लीजिए। लोगों को कई बार रैंडमली गूगल से कुछ भी पढ़ लेते हैं कि इस दवा से साइड इफेक्ट होता है और बंद करके आ जाते हैं, और फाइनली कॉम्प्लिकेशन जब होता है तब वो डॉक्टर के पास आते हैं। तो वैसे केस में डॉक्टर के लिए भी वो कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम संभालना मुश्किल पड़ता है। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट लग रहा है और आपको कोई नंबर दिया हुआ है डॉक्टर्स की तरफ से कि इस पर फ़ोन करके आप बात कर सकते हैं, तो डेफिनेटली जूनियर डॉक्टर्स का नंबर दिया रहता है, तो आप फ़ोन करके डिस्कस कर सकते हैं कि मुझे प्रॉब्लम लग रही है, आने की ज़रूरत। अगर आपको डॉक्टर कहते हैं तो आ जाइए, अगर नहीं फ़ोन पे ही मैनेज हो जाता है तो कर सकते हैं। पर अगर आपको सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम लग रही है तो एक बार डॉक्टर के साथ डिस्कस करके ही मेडिसिन के साथ वो छेड़छाड़ करिए। अपने हिसाब से दवाओं को एडजस्ट नहीं करना है कि स्किन में ज़रा सा ब्लीडिंग हो गई कि 2 ड्रॉप यूरिन में ब्लड आ गया, आपने सब दवा बंद करके बैठ गए तो उसमें नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि 2 ड्रॉप ब्लड आने से नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर स्टेंट में क्लॉट हो गया तो जान चली जाएगी। तो क्या करना है क्या नहीं वो बेटर है कि आप डिस्कस करके ही करें। और मेडिसिन के साथ छेड़छाड़ अनलेस आपके डॉक्टर से डिस्कशन हो गई हो उसको छेड़छाड़ मत करिए, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत होने का चांस बढ़ जाता है। कुछ लोग अभी फ़ोन करके पूछते हैं कि खाने के बाद दवा लेना ज़रूरी है कि खाने के पहले ज़रूरी है। अगर खाने के पहले दवा लेनी थी वो भूल गए तो क्या। और कई लोग बोलते हैं कि साहब कंप्लायंस का इशू होता है, सारी दवाएं एक साथ में ले सकते हैं क्या, सारी दवाएं अगर हम
दिन भर की सारी दवाएं को एक साथ में ले तो याद रखने में आसानी रहती है। आप कर सकते हो, हार्ट की दवाई में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि सुबह का शाम लो। कुछ कुछ दवाओं में फ़र्क पड़ता है, जैसे एस्प्रिन को आपको खाने के बाद लेना पड़ता है, शुगर की दवाओं को खाने से पहले लेना पड़ता है। बीपी के मेडिसिन को या तो रात को सोने के टाइम लेना चाहिए या सुबह उठने ते ही आधे घंटे के अंदर सबसे पहली चीज़ दवा को लेना चाहिए। तो ये सब चीज़ों में थोड़ा दवाओं का डोज का टाइमिंग का फ़र्क पड़ता है, पर अदरवाइज़ खाने से पहले लिया या खाने के बाद लिया ज़्यादातर मेडिसिन में फ़र्क नहीं पड़ता। हार्ट की मेडिसिन को अगर आप एक साथ भी लेना चाहें, उससे अगर आपका कंप्लायंस बेटर रहता है, आप भूलते नहीं हैं, तो वो चलेगा। कुछ कुछ मेडिसिन जिसमें स्पेसिफिकली फूड के साथ इंटरेक्शन होता है तो वो आपको डॉक्टर पहले से बता देंगे, पर अदरवाइज़ आपको 4 दवाई पहले और 2 दवाई खाने के बाद में अगर लिया तो उसमें बहुत ज़्यादा हार्ट की मेडिसिन में फ़र्क नहीं पड़ेगा। शुगर की मेडिसिन में डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा आपको, एस्प्रिन के मामले में जो हार्ट की मेडिसिन से फ़र्क पड़ेगा, पर अदरवाइज़ बाकी किसी में इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। सेल्फ एडजस्टमेंट मेडिसिन के डोजेज का मत कीजिए, नहीं तो कई लोग का ऐसा होता है कि ये दवा गर्म पड़ रही है तो 10 मिलीग्राम के बदले आधा ले लिया, या जितनी टैबलेट ले रहे तो उसमें निगलने में दिक्कत हो रही है तो आधा टैबलेट ले लिया। वैसी चीज़ें मत कीजिए, इसमें आपको दिक्कत होने का चांस काफ़ी गुना बढ़ जाएगा। हमने ज़्यादातर पेशेंट्स में जो लोग लॉन्ग टर्म मेडिसिन को डिफ़ॉल्ट करते हैं उनमें प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखी है, इसलिए लॉन्ग टर्म मेडिसिन को डिफ़ॉल्ट नहीं करना है। अगर एक आध दिन मिस हो भी गया तो उतना ज़्यादा जान चली जाएगी वैसा नहीं है, पर अगर लॉन्ग टर्म आपने दवाओं को मिस किया तो साइड इफेक्ट्स होने का, प्रॉब्लम होने का चांस कई गुना बढ़ जाता है। लॉन्ग टर्म दवाई को मिस मत होने दीजिए। कुछ लोगों का दवाइयों के साइड इफेक्ट से अगर बीपी कम हो जाता है या हार्ट रेट कम हो जाता है तो उसके लिए भी इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल हार्ट रेट अगर 40 से नीचे जा रहा है तो आपको डॉक्टर के साथ डिस्कस करना है, या अगर आपको उसके वजह से चक्कर आ रहे हैं या आपको कोई प्रॉब्लम्स हो रही है तो डॉक्टर के साथ डिस्कस करना है। पर अगर थोड़ा सा बीपी कम हो गया है या अगर 100 के आसपास भी ब्लड प्रेशर आ गया है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी ठंडी नहीं पड़ रही, यूरिन अगर बराबर आ रहा है, चक्कर वगैरह नहीं आ रहे हैं, तो इतना दिक्कत नहीं आएगा। आप चाहो तो अगर आपको बहुत ज़्यादा डाउट लग रहा है तो कुछ मेडिसिन जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स है, इवाब्रेडिन है, ये हार्ट रेट को कम करती हैं। कुछ मेडिसिन है जैसे कि एल्डेक्टॉन है, बीटा ब्लॉकर्स है, एसी इनहिबिटर्स है, आर्नी ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, वो बीपी को कम करती है, तो इनको एक आध दिन के लिए डोज मिस कर सकते हैं। खासकर अगर किसी को कोई और कारण से बीपी कम हो रहा हो, जैसे किसी को लूज मोशन और वॉमिटिंग वगैरह हो गए हो, तो उस टाइम पे आप बीपी के मेडिसिन को स्किप कर लीजिए, क्योंकि उसमें ये बीमारियों में ज़्यादातर मृत्यु होने का चांस बीपी कम होने की वजह से ही होता है। तो वैसे टाइम पे आपका बीपी वाला मेडिसिन आप स्किप कर सकते हैं। बाकी मेडिसिन को जैसा हालत में ले रहे हैं तो ले सकते हैं। वैसे ही शुगर वाली मेडिसिन का भी है कि अगर आपका डाइट मिस हो गया है, आपका खाना मिस हो गया है, तो शुगर की मेडिसिन को उस टाइम पे आप मिस कर सकते हैं। बाद में शुगर लेवल्स को घर पर रीचेक करके उसको रीएडजस्ट कर सकते हैं। पर लॉन्ग टर्म डोज एडजस्टमेंट अपने हिसाब से नहीं करना है। एज फार एज पॉसिबल दवा जो सेल लिखा है उसी को फॉलो कीजिए। बहुत इंटेलिजेंटली, बहुत अच्छी तरह से आप मैनेज कर सके तो ही दवाओं को एडजस्ट करिए, अदरवाइज मत करिए। इसके अलावा कुछ अगर दवाओं से रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह हो रहे हैं तो आपको डेफिनेटली आपके डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करना है। डॉक्टर्स आपको इमरजेंसी और डिस्कशन के हिसाब से नंबर्स देते हैं, वो नंबर्स को आपको उस पर फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं कि कोई दवा से रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स हो रहा है तो। खासकर ये दवाओं से चक्कर, कमज़ोरी, सूखी खांसी, वॉमिटिंग, बीपी कम होना, हृदय की गति कम होना, या पेशाब में जलन होना, कहीं से अगर चोट लग जाए तो ब्लीडिंग ज़्यादा होना, ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हार्ट की दवाओं से कॉमन है। स्टैटिन से थोड़ा मस्कुलर पेन होने का चांस ज़्यादा है। रेयरली किसी को जॉन्डिस वगैरह हो सकता है। तो अगर वैसा कुछ भी अगर आपको हो रहा है तो डेफिनेटली आप डॉक्टर के साथ डिस्कस कीजिए और मेडिसिन का डोज एडजस्ट करने से वो चला जाएगा। हार्ट की मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट परमानेंट नहीं होता, बहुत कम केसेस में ही कोई परमानेंट नुकसान होता है, और ज़्यादातर ये दवा लिवर या किडनी पर कोई सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म नुकसान नहीं करती हैं। ये कॉमन लोगों का बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि हार्ट की दवा से लिवर फेल हो जाएगा, किडनी फेल हो जाएगा, वैसा यूजली नहीं होता है। तो आपको उसके लिए उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो टेम्प्रेरी है, दवाओं का डोज एडजस्ट करने से अपने आप चले जाता है। थोड़ा सा चक्कर, कमजोरी या ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह कुछ भी हो रहा है तो आप डॉक्टर के साथ डिस्कस करके उसको आपस में मैनेज कर सकते हैं। ब्लीडिंग एकमात्र साइड इफेक्ट है जो थोड़ा सा कभी कभी सिग्निफिकेंट हो सकता है। खांसी, उल्टी मोशन में अगर थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो तो इतना टेंशन नहीं है। बहुत ख़राब किस्मत अगर किसी को ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाए तो टेंशन हो सकती है उसका, क्योंकि ज़्यादा कुछ इलाज नहीं है, पर वैसा होने का चांस हज़ारों में एक आध किसी के साथ है, बहुत कम केसेस में होता है, तो उसके लिए उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और एंजियोप्लास्टी के कुछ दिनों तक ही डॉक्टर्स आपको स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देते हैं, उसके बाद डोज कम कर देते हैं, तो थोड़ा ब्लीडिंग होने का चांस कम रहता है। अगर आप बीपी वगैरह को अच्छे से मेंटेन करें तो दिक्कत इतनी नहीं आनी चाहिए। कुछ लोग ये बात करते हैं कि हार्ट के अलावा कुछ और पैथीज वगैरह की अगर मेडिसिन चल रही है, होम्योपैथी और एलोपैथी वगैरह की मेडिसिन चल रही है तो क्या करें। बाकी पैथीज के मेडिसिन का हमें इतना इंट्रैक्शन का आइडिया नहीं होता कि वो हार्ट की मेडिसिन के साथ कैसा रिएक्शन करेंगी, कैसा इफेक्ट करेगी, साइड इफेक्ट करेगी या नहीं करेगी, कुछ भी नहीं पता होता, इसलिए एक्सपेरिमेंट्स मत कीजिए। काफ़ी लोग अर्जुन छाल वगैरह खाते रहते हैं,
कोई उसका यूज़ नहीं है नॉर्मल पेशेंट्स में। जिन लोग का हार्ट का पंप फंक्शन अच्छा है उनके लिए कोई रोल नहीं है। हार्ट फेलियर के लिए एक आध दो स्टडीज़ हैं उस पर अदरवाइज़ कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेटा उसके साथ अवेलेबल नहीं है। तो अननेसेसरी किसी ने बोल दिया इसलिए खा रहे हैं और एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, वैसा मत कीजिए। हाँ, कोई और बीमारी के हिसाब से अगर कोई दवा चल रही है तो ले सकते हैं, पर दवाओं के इंट्रैक्शन के लिए बारे डिस्कस कर लीजिए। होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक मेडिसिन का इंट्रैक्शंस का हमें भी नहीं पता होता, कौन सी दवा एलोपैथिक दवा के साथ कब भिड़ जाए और रिएक्शन कर जाए, आपको भी नहीं पता होता, हमें भी इतना नहीं आइडिया होता। तो इसलिए वो एक्सपेरिमेंट्स ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। कोई लेना चाहे तो ले सकते हैं, पर यूजली ना ले तो ज़्यादा अच्छा है। अगर खांसी जुकाम वगैरह हो तो ओवर द काउंटर मेडिसिन ले सकते हैं, पैरासीटामोल वगैरह ले सकते हैं, कोल्ड की मेडिसिन ले सकते हैं, लोकल प्रैक्टिशनर को दिखा के मैनेज कर सकते हैं। वैसे केस में हार्ट की दवा बंद नहीं करनी है, बीपी या शुगर कम हो जाए तो एडजस्ट कर सकते हैं, बंद नहीं करनी है, उसको अपने आप कंटिन्यू चलने दीजिए और बाकी दवाओं को उनके साथ ले सकते हैं। यूजली इसमें आपस में इंट्रैक्शन नहीं होता। हाँ, पेन किलर्स का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो एनिसाइड ग्रुप ऑफ मेडिसिन है या कॉक्सिब्स है, ये सारे हार्ट और किडनी को डैमेज करते हैं। तो आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन इस तरह की मेडिसिन अवॉइड कीजिए। पैरासीटामोल और अल्ट्रासेट इस तरह की मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो हार्ट के लिए उतना दिक्कत नहीं है। हाँ, अल्ट्रासेट से लोगों को थोड़ा वॉमिटिंग वगैरह हो सकता है। इन सारे मेडिसिन की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस कीजिए। एक और डाइटरी सप्लीमेंट्स का भी इशू रहता है कि कई लोग जिम वगैरह जाते हैं तो साथ में प्रोटीन पाउडर्स वगैरह लेते हैं या प्रोटीन के सप्लीमेंट्स लेते हैं या मल्टीविटामिन्स वगैरह लेते हैं। एज़ फार एज़ पॉसिबल हम आपको ये इंडिकेट करते हैं या यही डिस्कस करते हैं कि आप डाइटरी सप्लीमेंट्स अगर बहुत ज़रूरी हो तो डॉक्टर के साथ डिस्कस करके ही लीजिए। बहुत ज़्यादा चीज़ें मत लीजिए, क्योंकि उसमें कई बार इंट्रैक्शन होने का चांस और किडनी वगैरह पर दुष्प्रभाव होने का चांस बढ़ जाता है। तो अगर ज़रूरी है तो ही लीजिए, अदरवाइज़ मत लीजिए। अगर प्रोटीन सप्लीमेंट्स वगैरह ले रहे हैं तो प्रोटीन का मैक्सिमम ले सकते हैं, पर स्टीरॉयड वाले सप्लीमेंट्स या बहुत ज़्यादा मल्टीविटामिन्स वगैरह ज़्यादा ना लें। लोग थोड़े कॉन्सेंट्रेशन में अगर मल्टीविटामिन हो तो ले सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक या बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स वगैरह ना लें। बॉडी में ताकत आए इसके लिए कई लोग बहुत ज़्यादा तरह के स्टीरॉयड्स और प्रोटीन्स वगैरह लेने की कोशिश करते हैं, जिम वगैरह के लिए खासकर, वो थोड़ा सा अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो आज के टॉपिक में मैंने डिस्कस करने की कोशिश की कि क्या क्या मेडिसिन से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, मेडिसिन जो हार्ट के पेशेंट्स लेते हैं उसमें क्या क्या लोगों के दिमाग में सवाल आते हैं, उन सबको मैंने आंसर करने की कोशिश की है। इसके अलावा भी अगर कोई सवाल आपके दिमाग में आता है जो कि मैंने अपने वीडियो में आंसर नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या चैट बॉक्स में हमें लिख के बताइए, तो हम उनको आंसर करने का कोशिश करेंगे। आपकी कोई और क्वेरीज़ है या इस तरह से रिलेटेड कोई और टॉपिक पर आप चाहते हैं हम वीडियो बनाएं तो नीचे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में लिख के हमें बताएं। हमारे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए इजीली अवेलेबल कराते हैं, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको जगह जगह भटकना नहीं पड़े, आपको 50 लोगों से पूछना नहीं पड़े और गलत चीज़ों को आप फॉलो नहीं करें। कई बार डॉक्टर से आप पूछते हैं लेकिन डॉक्टर्स टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं, और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से फ़ायदा होने के बदले कभी कभी नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि आपको सही इन्फॉर्मेशन इजीली अवेलेबल रहे, ताकि आप उसको मैनेज कर सकें, डिस्कस कर सकें और पेशेंट को अच्छी तरह से मैनेज कर सकें, बीमारी को समझ सकें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूज़फुल है तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई और टॉपिक्स पर हमें वीडियोस बनाने चाहिए या कुछ और क्वेश्चंस आपके दिमाग में, तो नीचे चैट बॉक्स में उनके बारे में बताइए, हम उनको फ्यूचर में कवर करने का कोशिश करेंगे। सो अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टॉपिक को एंड तक सुना और समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि जितने सवाल आपके दिमाग में थे सबको मैंने प्रॉपरली एड्रेस किया, और आपके सवाल फिर भी अगर कुछ हो तो डेफिनेटली पूछिए, पर आई होप कि मैंने ज़्यादातर क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट किया। दवाइयों के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ मत करिए, ये मॉरल ऑफ द स्टोरी है। डॉक्टर्स के साथ जो भी प्रॉब्लम हो डिस्कस करिए। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इससे हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती रहे और हम आपके लिए अच्छे वीडियोज़ लाते रहें। थैंक यू।